तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक सा न्यूटन्स लॉ कंप्लीट किया था और जाना था कि एफबीटी कैसे बनाते हैं, एफबीटी का क्या मतलब होता है, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है, ये सब बातें आपको मैंने बता दी थी। अब अपन एक एक करके फोर्सेस को लेंगे, जैसे एमजी, नॉर्मल, टेंशन, उनका एफबीटी बनाना सीखेंगे और साथ साथ ही उन पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, है ना। एक तरह से अपना एफबीटी का टॉपिक रनिंग रहेगा और अपन उसमें नॉर्मल रिएक्शन के जितने तरह के सवाल होते हैं, टेंशन के जितने तरह के सवाल होते हैं, ऐसे आगे फ्रिक्शन के जितने तरह के सवाल होते हैं, सब एक साथ करेंगे। ठीक, तो हम अपन टाइप्स ऑफ फोर्सेस को एक एक करके डील करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको एकमात्र नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा। ये चैप्टर के आगे के बहुत से चैप्टरों तक आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक ही मिलेगा, तो उसको पहले से ही सीख लेते हैं। वो है एमजी। पहला फोर्स जो अपन सीख रहे हैं वो है एमजी। एमजी क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by अर्थ के द्वारा ऑन अ बॉडी। एक बॉडी अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको एमजी कहते हैं और उसको कई बार अपन वेट भी कह देते हैं। ये फोर्स है ना। एमजी या वेट जो है ये क्या है? फोर्स है। यूनिट इसकी क्या होगी? न्यूटन। यूनिट इसकी क्या होगी? न्यूटन। ठीक है। इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी। तो ये कौन लगाता है? सरफेस नहीं कह रहा मैं, कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। और ये कौन सा फोर्स है? बाय नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मान लो एक कोई बॉडी है और ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, धरती माता। अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इस पे जो एमजी आता है ना, जो अपन इसको अपन वर्टिकली डाउनवर्ड कहते हैं, ये एक्चुअली में कहाँ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, एमजी, है ना। अर्थ attracts all the bodies towards its center by a force mg, जहां m मास क्या है? m क्या है? मास ऑफ बॉडी। m क्या है? मास ऑफ बॉडी। और g आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुनना बहुत ध्यान से। ये mg किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। क्यों लगाया? ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो इसका रिएक्शन भी कहाँ लगेगा? अर्थ के सेंटर पे। कहाँ लगेगा? अर्थ के सेंटर पे। और कितना लगेगा? बस इतना ही, जितना ये फोर्स था, mg। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। mg जो अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया और उतना ही रिएक्शन जो ब्लॉक अर्थ पे लगाएगी। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। मतलब अगर अर्थ एक ब्लॉक पे फोर्स लगाती है तो ब्लॉक भी अर्थ पे फोर्स लगाता है ना, उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट आप देखते हो कि ब्लॉक एक्सेलरेट होकर नीचे आता है, अर्थ ऊपर आती है, आपको नहीं दिखती, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम हो। आप सोच के देखो, सेम फोर्स लग रहा है, अगर मैं ब्लॉक को हवा से रिलीज करूं, एक ब्लॉक को हवा से रिलीज किया गया, तो मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू ब्लॉक पे फोर्स mg अपॉन ब्लॉक का मास m। कैंसिल होगा, कितना आया? g। मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बताओ, तो फोर्स वही mg अपॉन मास ऑफ अर्थ। And actually mass of earth is much larger than small m, so this acceleration tends to zero, है ना। ये ऑलमोस्ट एक्सेलरेशन कितना लेना पड़ता है अपने को? जीरो। वरना सिंपल सी बात है भाई, अगर अपन ब्लॉक को ऊपर से रिलीज करेंगे तो ब्लॉक को अगर अर्थ खींच रहा है तो ब्लॉक भी अर्थ को खींचेगा ऊपर की तरफ, उतने ही फोर्स से। तो mg का रिएक्शन कहाँ लगता है? उसके अर्थ के सेंटर पे, है ना। दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। याद रखना है mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका रिएक्शन भी कहाँ लगेगा? अर्थ पे ही लगेगा, जो लगा रहा है ना। तो ये अपना पहले टाइप का फोर्स आ गया कि ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसके लिए किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। हम जब भी अर्थ पे किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर रहे होंगे, उस पर हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ या डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, है ना। डाउनवर्ड मतलब अपन प्लेस पे है, ये जो डायरेक्शन होती है ना किसी भी प्लेस पे, जो रेडियल डायरेक्शन है, रेडियस के लॉन्ग, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। एट एनी प्लेस दिस डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल,
एंड दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल। तो हर ये फोर्स हमेशा कहाँ आता है, वर्टिकल होता है। ये फोर्स हमेशा कहाँ होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, उस प्लेस पे वर्टिकल। अर्थ को बाहर से जाके देखे तो हमें दिखेगा अर्थ को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है ना। तो ये अपना पहला फोर्स है mg। तो हर बॉडी पेपर mg नीचे बना सकते हैं। ठीक, ब्लॉक यहाँ रखा होता तो उस पर mg इधर की तरफ आता है ना, जहां भी होगा सेंटर की तरफ। अगर अर्थ को एज अ प्लैनेट देखेंगे तो हमेशा ये फोर्स कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ। जैसे अपन आसपास सॉल्व करते हैं तो हम इसको सरफेस की तरह देखते हैं, तो अपन वहां पे कहेंगे अपने लिए तो नीचे की तरफ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। है ना, ठीक है। तो ये mg के बारे में बात हो गई। इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसी के बेस पे एक फोर्स की और यूनिट आपको बहुत जगहों पे सवालों में लिखी मिलेगी, है ना। एक फोर्स की यूनिट होती है kgf, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स, अनदर यूनिट ऑफ फोर्स। एक तो आप न्यूटन जानते हो ना, एक आपको बहुत जगहों पे फोर्स की यूनिट दिखेगी kgf। ये यूनिट दिखेगी kgf। kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स ऐसा कह देते हैं इसको, है ना। इसका मतलब क्या है, 1 kgf का क्या मतलब है, व्हाट इज 1 kgf। 1 kgf या 1 kg फोर्स ऐसा लिखाएगा कि इस पे फोर्स 1 kg है। तो 1 kg फोर्स इज इक्वल टू फोर्स exerted by earth on a body of 1 kg। अर्थ एक 1 kg के बॉडी पे जो फोर्स लगाएगा उसको 1 kgf फोर्स कहते हैं। मतलब 1 kgf फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जी, 1 g न्यूटन्स, जिसको आप 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन कह सकते हैं ना। मतलब जितना kgf फोर्स है उतना g इंटू न्यूटन। तो kgf को न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे, g से मल्टीप्लाई करके, है ना। जैसे 5 kgf फोर्स है, इसका मतलब 50 न्यूटन फोर्स है, या 9.8 लेंगे तो 49 न्यूटन फोर्स। जल्दी लिखिए। तो आगे कभी भी फोर्स की अगर ये यूनिट लिखी हुई तो उसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं। kgf मतलब 5 kgf मतलब इस पे फोर्स उतना ही है जितना फोर्स अर्थ लगाती है 5 kg के ब्लॉक पे, तो उसको 5 kgf फोर्स बोलते हैं। कई जगह पे ये लिखा मिलता है, तो आज के बाद इस चीज से परेशान नहीं होंगे, एक और चीज से आप बच के निकल गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अपना पहला फोर्स कंप्लीट हो गया mg। अब अपन चलेंगे दूसरे फोर्स की तरफ। कहाँ चलेंगे, दूसरे फोर्स की तरफ। तो दूसरा फोर्स है बेटा अपना नॉर्मल रिएक्शन। इसके नाम में दो टर्म्स है ना। एक है नॉर्मल विच मीन्स परपेंडिकुलर, है ना। और ये रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब है कि जो सरफेस एक फोर्स में आगे आपको सिखाऊंगा कि सरफेस का नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस रिएक्शन फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, दिस इज रिएक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स बाय सरफेस, और कांटेक्ट फोर्स बाय सरफेस। ये पूरा समझ में आएगा फ्रिक्शन में, है ना, कि मैंने इसको नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहा। तब इसका नाम जान लो, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, रिएक्शन मतलब रिएक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स बाय द सरफेस। तो इट इज द component of reaction force perpendicular to surface। ये कैसा है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये, है ना।
मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत ही भयंकर। कांटेक्ट हमेशा दो सरफेस के बीच होता है, बोलो मानते हो क्या ये बात? कांटेक्ट के लिए हमेशा कितनी सरफेस चाहिए? दो सरफेस चाहिए। तो किसी भी जगह जब नॉर्मल होगा तो इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द कॉन्टेक्ट्स या बोथ द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। जिन दो सरफेसेस का कांटेक्ट होगा ये फोर्स उन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जिन दो सरफेस का कांटेक्ट होगा ये फोर्स उन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, है ना? कांटेक्ट फोर्स है ये, ठीक है। इट इज कांटेक्ट फोर्स, इट इज कांटेक्ट फोर्स। इट मीन्स बाय नेचर ये क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, है ना? इट इज component of reaction force perpendicular to surface, this is perpendicular to both the surfaces, it is a contact force। अगली बात जो लिख रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना, it is a push force, है ना? मतलब धक्का देने वाला। नॉर्मल हमेशा धक्का देने वाला फोर्स होता है, नॉर्मल खींचता नहीं है। इट इज ए पुश फोर्स, है ना? नॉर्मल धक्का देगा, मतलब आप एक वॉल को अगर हाथ से प्रेस कर रहे हो तो आप वॉल को धक्का देते हो, तो आप वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हो। आपका हाथ वॉल पे कौन सा फोर्स लगाता है? नॉर्मल रिएक्शन। इट इज अ पुश फोर्स। अब एक बहुत ही शानदार बात लिखने वाला हूं। तो क्या हर कांटेक्ट पे नॉर्मल होगा? तो आंसर, अच्छा नॉर्मल बिना कांटेक्ट के हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन क्या हर कांटेक्ट पे नॉर्मल होगा? तो उसका आंसर भी नहीं। एक तो भाई ये बात पक्की हो गई कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। इसका मतलब अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल नहीं होगा, ये बात तो सही है। अगर दो चीजों में, दो सरफेसेस में कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। नो कांटेक्ट नो नॉर्मल। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जब जब कांटेक्ट होगा तब तब नॉर्मल होगा, है ना? बट at contact there will be normal only if there is pushing tendency। कांटेक्ट पे नॉर्मल तभी होगा जब वहां पुशिंग टेंडेंसी होगी। इसको आप ऐसे लिख लो हिंदी में, धक्का मुक्की होगी। धक्का मुक्की नहीं, क्या बिना कांटेक्ट के नॉर्मल हो सकता है? आंसर है नहीं। नो कांटेक्ट नो नॉर्मल। पहली बात तो बिल्कुल 120% सही है, बिना कांटेक्ट के नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन क्या हर कांटेक्ट पे नॉर्मल होगा? उसका भी आंसर है नहीं। एट कांटेक्ट देयर विल बी नॉर्मल ओनली इफ देयर इज पुशिंग टेंडेंसी, धक्का मुक्की होगी। जैसे आप सब जहां भी बैठे हो, टेबल चेयर बेंच जहां भी बैठे हो, सामने की टेबल पे हाथ रखो और उसको नीचे की तरफ धक्का दो, है ना? तो एक्चुअली आप क्या क्या करना क्या चाह रहे हो? आपका हाथ चाह रहा है इस सरफेस को धक्का देना। क्या चाह रहा है? आपका हाथ चाह रहा है इस सरफेस को धक्का देना, तो वो उसका अपोज कर रहा है। अगर आप सिंपली हाथ को सामने के एक वॉल से कांटेक्ट में रख दो, है ना, तो वहां पे कोई पुश का नेचर नहीं है, तो वहां कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। आप सीधे बगल में किसी वॉल को टच करके छोड़ दो तो आपको कोई फोर्स फील नहीं होगा, है ना? क्योंकि कांटेक्ट तो है लेकिन वहां पे कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही। तो जब तक कांटेक्ट पे धक्का मुक्की नहीं होगी तब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। नो कांटेक्ट सो नो नॉर्मल, है ना? और कांटेक्ट पे भी नॉर्मल कब होगा? जब धक्का मुक्की होगी। नॉर्मल रिएक्शन नेचर में लगता क्यों है? नेचर में जब धक्का मुक्की होती है ना तो एक बॉडी चाहती है दूसरे बॉडी की जगह पे आना। आप सोचो ना, आपने जब इस टेबल या बेंच की सरफेस को धक्का दिया तो आपका हाथ क्या चाहता था? फील करो कि आपके हाथ के कांटेक्ट में टेबल का जो पार्टिकल था वो वहां से हट जाए और आपका हाथ यहाँ से। धक्का मुक्की ऐसे भी होती है, जैसे कहीं मिठाई बट रही हो तो धक्का मुक्की होती है कि मैं पहले लूं मैं पहले लूं। वैसे ही हाथ से जब किसी सरफेस को प्रेस करते हैं तो हमारे हाथ के पार्टिकल्स चाहते हैं कि सरफेस के पार्टिकल हट जाए और हाथ वहां आ जाए। एग्जाम्पल के लिए सोच के देखो कि जो टेबल आप हार्ड सरफेस को प्रेस कर रहे हो उसकी जगह वो गीली मिट्टी का होता तो आपकी हाथ का प्रिंट आता है। व्हाट इज मीनिंग बाय प्रिंट? हाथ का प्रिंट आने का मतलब है उस मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे, कि आपके हाथ के पार्टिकल्स ने मिट्टी के पार्टिकल को वहां से हटा दिया।
धक्का देके हटा दिया, क्योंकि वहां पे धक्का मुक्की हुई, क्योंकि वहां नॉर्मल रिएक्शन लगा। तो अगर धक्का मुक्की होगी तभी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अगर एक सरफेस का दूसरे सरफेस को पुश करने की टेंडेंसी होगी तो ही नॉर्मल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और एक बात जो मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? सरफेस। कौन लगाता है? ये मैंने लिखा भी है, बाय सरफेस, इट इज एक्सर्टेड बाय सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? सरफेस। तो इसका रिएक्शन फोर्स भी कहाँ लगेगा? सरफेस पे। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल लिख रहा हूँ, जिसमें दुनिया में आधे लोगों को दिक्कत होती है, बच्चे इसमें पहली बार में गलती करते ही हैं, कि एक ब्लॉक है एम मास का। मैं आपसे कहता हूँ आपको इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो देखना एफबीडी ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को सेपरेट करूंगा, सारे कॉन्टेक्ट से फ्री कर दिया, ब्लॉक को हवा में ले आया। हवा में मतलब मैंने सरफेस हटा दी। अब देखना मैं इसके एफबीडी बना रहा हूँ। इस पे ये इधर लगा mg, ये कौन सा फोर्स है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस पे नॉर्मल लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगी, तो ये नॉर्मल कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। सरफेस इसको ऊपर धक्का देगी, है ना। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक चीज यही जान लो कि इस डायग्राम को बहुत बार ऐसे भी बना लेंगे, कोई बात नहीं है। mg इधर और नॉर्मल इधर, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि मैंने आपको सिखाया फोर्सेस को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ जहां नॉर्मल लग रहा है मैंने वही बनाया, यहाँ मैंने उसको डायग्राम में इजी दिखाने के लिए ऊपर बना दिया, ऐसा शिफ्ट। तो ये दोनों डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे बुक्स में, mg और नॉर्मल। अब सुनना मेरी बात, क्या ये mg, अच्छा ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो अगर मैं कहूँ कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब नॉर्मल इक्वल टू mg होगा। नॉर्मल इक्वल टू mg होगा, मानते हैं सब लोग, है ना, कि ब्लॉक अगर रुका हुआ है तो इस पर और कोई फोर्स है क्या? नहीं, नीचे mg लग रहा है, ऊपर धक्का देने वाला अर्थ का सरफेस नॉर्मल लगा रहा है, तो नॉर्मल इक्वल टू mg होगा। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताओ, क्या ये mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है? लिखो लिखो लिखो। ज्यादातर लोग नो कह रहे हैं, दो तीन चार जने यस कह रहे हैं। आधे आधे हो गए हैं ऑलमोस्ट यस और नो वाले। तो बेटा आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये नॉर्मल mg एक्शन रिएक्शन नहीं है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम कॉज से और सेम नेचर वाले होते हैं। ये नॉर्मल बाय नेचर फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है। mg बाय नेचर फोर्स कैसा है? ग्रेविटेशनल। क्या ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है? हाँ। क्या ये इस केस में, क्या ये डायरेक्शन में ऑपोजिट है? हाँ। लेकिन क्या ये सेम नेचर और सेम कॉज के फोर्स है? नहीं। mg क्यों लगता है? mg इज ग्रेविटेशनल फोर्स। mg का रिएक्शन कहाँ लगेगा? तो mg किसने लगाया? देखो ध्यान से, पीछे ही बताया था, mg किसने लगाया? अर्थ ने। तो mg का रिएक्शन किस पे लगा? अर्थ पे। नॉर्मल किसने लगाया? सरफेस ने। नॉर्मल किसने लगाया? सरफेस ने। तो उस अर्थ की इस पॉइंट के सरफेस ने, तो उसका रिएक्शन कहाँ लगेगा? सरफेस पे। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? सरफेस। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नॉर्मल इक्वल टू mg, ये बैलेंस किया है मैंने, इक्विलिब्रियम है ये, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि जो दो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। दोनों का नेचर अलग अलग है। एक mg है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी दूसरा कॉन्टेक्ट फोर्स है। और दूसरी चीज, एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ये एक ही ब्लॉक पे तुमने mg नॉर्मल दोनों लगा के कहा एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं है। mg का रिएक्शन, mg किसने लगाया? अर्थ ने। उसका रिएक्शन कहाँ लगेगा? अर्थ के सेंटर पे। नॉर्मल कौन लगाता है? सरफेस। नॉर्मल कौन लगाता है? सरफेस। तो उसका रिएक्शन कहाँ आएगा? सरफेस पे। देखो मैंने क्या कहा था, सरफेस के परपेंडिकुलर ये धक्का दे रहा है और ये भी धक्का दे रहा है। ये नॉर्मल किसने लगाया?
ब्लॉक पे लगाया सरफेस ने, और सरफेस पे किसने लगाया, ब्लॉक ने, मतलब ब्लॉक ने सरफेस को धक्का दिया, सरफेस ने ब्लॉक को धक्का दिया, दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ध्यान रखना है ना। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगाती है, अर्थ नहीं लगाती। इट इज एक्साइटेड बाय सरफेस। जिस सरफेस, टेबल की सरफेस पर रखेंगे तो टेबल की सरफेस लगाएगी, मून की सरफेस पर रखेंगे तो मून की सरफेस पर लगाएगी, अपने मुंडी पर रखेंगे तो हमारी मुंडी की सरफेस लगाएगी। जिस सरफेस के ऊपर रखेंगे वो सरफेस ये नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, ना कि अर्थ लगाती है। ध्यान रहे ये चीज, लिखिए फटाफट। तो इस ब्लॉक का जब बीडी बनाएंगे तो ब्लॉक पे दो फोर्स आएंगे, mg और नॉर्मल, है ना। चलो अगला, एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन आप सब लोग जानते हो, एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल वाला। इस पे मैं एक ब्लॉक को यहाँ रखता हूँ, और ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है। स्मूथ का मतलब, स्मूथ या फ्रिक्शनलेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है ना। तो आपसे कहा जाए कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, है ना। आपसे कहा जाए कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। देखो ध्यान से, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहले मैं इस ब्लॉक को अगर फ्री करूं तो इस ब्लॉक पे एक तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ भी बना सकते हैं। तो एक तो ब्लॉक पे आएगा इधर की तरफ mg, वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक आएगा इस ब्लॉक पे नॉर्मल, और वो नॉर्मल में बनाऊंगा इधर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं सरफेस का एफबीडी बनाता, इस इंक्लाइन का एफबीडी बनाता, तो इस इंक्लाइन पे नॉर्मल इधर आएगा, और जितना वो नॉर्मल था उतना ही नॉर्मल, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। जितना नॉर्मल इस पे इधर लगेगा उतना ही नॉर्मल वो सरफेस पे लगाएगी। ये मैंने ब्लॉक का एफबीडी बनाया है। ब्लॉक पे ये दो फोर्सेस है ना, नॉर्मल और mg। क्या कोई दूसरा फोर्स है? नहीं। कैसे पता चला कोई दूसरा फोर्स नहीं है? तो जब आप एफबीडी बनाओगे तो आपने इसके सारे कांटेक्ट रिमूव किए, आपने इसके सारे कांटेक्ट रिमूव किए, तो एक ही जगह से इसका कांटेक्ट था, इंक्लाइन से। इंक्लाइन इस पे ऐसा पुश फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। वो फोर्स कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखते हैं, मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में सिखाया है ना। तो इस mg के कंपोनेंट कर लो। आपको मैंने सिखाया था कि इंक्लाइन प्लेन के केस में कंपोनेंट कहाँ करते हैं, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना। ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, एफबीडी बन गया, एफबीडी का काम खत्म। अच्छा सोच के बताओ, ये ब्लॉक रुका रहेगा या फिसलेगा? ये ब्लॉक कभी ऐसे रुका रह सकता है क्या इस सरफेस पे? अगर सरफेस स्मूथ है तो इट विल स्लाइड, इट विल स्लाइड, ये फिसलेगा, है ना। तो हमें यही बताना है कितने एक्सीलरेशन से फिसलेगा। जिन लोगों को लग रहा है कि रुका रह सकता है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो जिस सिचुएशन को सोच रहे हैं उसमें फ्रिक्शन है। हमारे पास यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं, दो ही फोर्स है, mg और नॉर्मल। तो बेटा मैं ना mg के कंपोनेंट कर रहा हूँ। ये एंगल थीटा है, मैंने आपको एंगल सिखा रखे हैं। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। तो mg का ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। जैसे g cos थीटा g sin थीटा होता था ना, वो g सी mg से तो आता था, g cos थीटा और g sin थीटा। तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर टू सरफेस इक्वेशन लिखूं, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये ब्लॉक सरफेस के परपेंडिकुलर तो कहीं नहीं जा सकता। ऐसा होगा क्या कि इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखेंगे, उछल के उस सरफेस से ऊपर चला जाएगा? नहीं होगा ना। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस, नेट फोर्स इक्वल टू 0। इस ब्लॉक की जो भी मोशन होगी सरफेस के लॉन्ग ही होगी, देयर विल बी नो मोशन परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि सरफेस रुकी हुई है। तो आप लिखोगे इसका मतलब नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। भाई सरफेस के परपेंडिकुलर दो ही तो फोर्स है, ऊपर नॉर्मल और नीचे mg cos थीटा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, बैलेंस है।
और मैं कहूँ पैरेलल टू सरफेस, तो पैरेलल टू सरफेस बेटा एक ही फोर्स है और वो कितना है mg sin थीटा। कितना है mg sin थीटा, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब पैरेलल टू सरफेस ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, a से a कैंसिल हुआ तो a is equal to g sin थीटा। So this block will accelerate with acceleration equal to g sin थीटा। ये कभी भी इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा क्योंकि इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। mg के सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को नॉर्मल ने बैलेंस किया, लेकिन mg का जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है mg sin थीटा, उसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, जिसके कारण इसका एक्सेलरेशन होगा। जल्दी लिखिए, किसी को कोई डाउट हो तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। ये इंक्लाइन प्लेन के कंपोनेंट करना मैं फ्री बॉडी डायग्राम के टाइप का मैं आपको वेक्टर्स में भी सिखा चुका हूँ, याद हो तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला अगला मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है सारे कॉन्टेक्ट्स पे, है ना। जहां जहां कांटेक्ट है वहां एक स्टिक है और इसको ऐसे रखा है, एक वर्टिकल वॉल है ऐसी और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। ऑब्वियसली बात है कि दोनों सरफेस स्मूथ है तो ये स्टिक इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती, है ना। बट हमें उसके अभी मतलब नहीं है, हमें तो स्टिक पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करना है। ड्रॉ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्टिक मैं ही बनाऊंगा, बस मैं पहले डायग्राम बना देगा। यहाँ से आपको एक चीज समझानी है मुझे। ऐसे चलो मैं दो डायग्राम बना के दिए हैं आपको, इन दोनों में स्टिक पे नॉर्मल रिएक्शन बताऊंगा या स्टिक का बीडी बनाऊंगा। ध्यान से सुनो, स्टिक पे एक तो फोर्स आएगा बेटा mg, फिर स्टिक का डायग्राम है ना mg, ठीक है। अब दो जगह कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट यहाँ है और एक कांटेक्ट यहाँ है। जहां जहां कांटेक्ट है वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था कि कांटेक्ट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? दोनों सरफेस के। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो कांटेक्ट है जहां मैं डॉट दिखा रहा हूं अभी, यहाँ पे वॉल का तो एक पॉइंट है, वॉल का पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे कहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। मैं कहूँ ये पॉइंट है, कहीं इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, तो कहीं भी करो, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट है, एट दिस कांटेक्ट वॉल का पॉइंट है और रॉड का लाइन है ना। एट दिस कांटेक्ट देयर इज अ पॉइंट कांटेक्ट फॉर रॉड एंड लाइन कांटेक्ट फॉर, सॉरी, पॉइंट कांटेक्ट फॉर वॉल एंड लाइन कांटेक्ट फॉर रॉड। एंड एट दिस पॉइंट वॉल का लाइन है जिसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, और पॉइंट का सॉरी ग्राउंड का, सॉरी ग्राउंड की लाइन है जिसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, और रॉड का पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां डिफाइन नहीं होता। तो एक पे परपेंडिकुलर है तो दूसरे पे भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ किसका परपेंडिकुलर पता है? रॉड का, इस तरफ होगा। तो वॉल रॉड को इस तरफ धक्का देगी। मैं रॉड का बीडी बना रहा हूँ तो रॉड पे इस तरफ धक्का देगी वॉल, और यहाँ पे मुझे रॉड का तो नहीं पता किस तरफ आएगा, लेकिन मुझे वॉल का पता है कि वॉल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी जमीन पे, तो यहाँ से जमीन इसको इधर धक्का देगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन दीज टू कॉन्टेक्ट्स। कैसे कहा मैंने? इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक बॉडी का पॉइंट और एक बॉडी की लाइन कांटेक्ट में थी। मैं कहूँ एक पॉइंट पे नॉर्मल कहाँ होता है, तो कोई सेंस ही नहीं है, कहीं भी बनाओ, नॉट डिफाइंड। बट एक लाइन का नॉर्मल होता है, दिस इज द लाइन। तो जब भी एक पॉइंट और एक लाइन का कांटेक्ट हो तो नॉर्मल लाइन विल बी डिसाइडेड बाय द लाइन,
है ना। तो यहाँ पे लाइन किसकी थी, रॉड की, तो ये रही नॉर्मल डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग विच नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट। धक्का देने वाला फोर्स यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग विच नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट, मतलब इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इस रॉड पे इधर डायग्राम बनाए, यहाँ भी लाइन पॉइंट का कॉन्टेक्ट, यहाँ भी लाइन पॉइंट का कॉन्टेक्ट, यहाँ पे नॉर्मल वाली डायरेक्शन ये रही और यहाँ पे नॉर्मल वाली डायरेक्शन ये रही, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसी के अलोंग ये फोर्स आएगा और धक्का देने वाला आएगा। तो यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल इसको इस तरफ धक्का देगा N1, और यहाँ पे नॉर्मल इसको इस तरफ धक्का देगा N2। ये मैंने किसका BD बनाया है, रॉड का। अगर मैं सरफेस का बनाऊंगा तो ठीक इसका उल्टा फोर्स लगाएगा, मतलब अगर मैं इसी केस में सरफेस का BD बनाऊं तो सरफेस पे इधर की तरफ आएगा N1 और इधर की तरफ आएगा N2। तो ये FBD सरफेस वाला काम वैसे बहुत आता नहीं है, अपने को बॉडी का FBD बनाना आना चाहिए। तो मैंने क्या सिखाया, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कई बार आपको ऐसी सिचुएशन फील होगी जब आपको एक कॉन्टेक्ट का परपेंडिकुलर पता होगा, एक का पता नहीं होगा। जिसका पता होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, दूसरा भी अपने आप परपेंडिकुलर ही होगा। जल्दी लिखिए। इसमें भी ऑब्वियसली mg आएगा, है ना। mg अपन ड्रॉ तो नॉर्मल करना सीखे हैं, तो रॉड के FBD में यहाँ भी mg आएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों केसेस में फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है ना, क्योंकि दोनों केसेस में देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है जिसको कोई बैलेंस नहीं कर। तो दोनों केस में रॉड एक्सेलरेट होगी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपने को सिर्फ FBD बनाना सीखना था। 20 सेकेंड और। है ना, चलिए। तो ये पॉइंट इसमें हो गए। कई बार क्या होता है कि स्फेरिकल सरफेसेस कांटेक्ट में होती है। कैसी सरफेस होती है, स्फेरिकल सरफेस या सर्कुलर सरफेस, मान लो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक चीज याद रखना, सर्कल जो होता है ना, सर्कल, ये सर्कल का सेंटर होता है। कोई मान लो आपको इस पॉइंट पे, सर्कल की पेरिफेरी पे एक पॉइंट है, आपको इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को उसके सेंटर से मिला दो, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि ये टेंजेंट होता है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सर्कल के सेंटर से। मतलब आपको किसी भी पॉइंट पे अगर सर्कल के या स्फेयर के सरफेस पे आपको अगर नॉर्मल वाली डायरेक्शन ड्रॉ करनी है कि सरफेस का परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, तो वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से, है ना। परपेंडिकुलर और नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर विल ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर, है ना। ये बिल्कुल, क्योंकि ये इसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। क्या कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन। क्यों, ये रेडियस के लॉन्ग है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंट सरफेस को दिखाता है, तो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियल, और इसको कहते भी है नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। तो किसी भी कर्व पे, एक्चुअली मैंने यहां बता दिया, तो यहाँ टेंजेंट और रेडियस होती है। किसी भी कर्व पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर आता है नॉर्मल। कोई भी कर्व बना लो, पैराबोला बना लो, तो वहां भी नॉर्मल कहाँ आता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। सर्कल वाला अपने काफी काम का है। तो सर्कल के केस में, सर्कल के केस में किसी भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिला दूंगा तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पे नॉर्मल। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है। ठीक, जैसे एक वॉल है, यहाँ एक स्फेयर है हवा में, और एक आदमी ने अपनी मुंडी से इस स्फेयर को ऐसा रोक रखा है।
आदमी ने अपनी मुंडी से इस स्फीयर को ऐसा रोक रखा है ना। ये जो मुंडी वाली लाइन है, ये लाइन मुंडी वाली लाइन, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ये लाइन जो है ये ऐसा मान लो कि कुछ 37 डिग्री पे है, ठीक है। ये मुंडी वाली लाइन कितने एंगल पे है, 37 डिग्री पे, और ये स्फीयर जो है वो 10 kg पे है। तो आपसे कहा जाता है, सुनना ध्यान से, स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, स्फीयर इक्विलिब्रियम में, ये आपको बताया गया है। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ FBD ऑफ स्फीयर, स्फीयर का FBD बनाइए। 10 kg का स्फीयर है, दीवार और मुंडी के बीच को रोक के रखा है, फील आ रही है ना कि दीवार से उसको मुंडी पे रोक रखा है। अरे फिजिकल सिचुएशन समझ आ रही है ना, दीवार मुंडी वाली, क्योंकि स्फीयर को ऐसे मुंडी से रोक रखा है। फाइंड फोर्स बिटवीन हेड एंड स्फीयर, हेड और स्फीयर के बीच का फोर्स बताना ना, दो चीजें। तो देखो बहुत ही सिंपल कहानी है ना, आपको पहले से आता है। पहले तो FBD बना लेते हैं। FBD में एक तो सेंटर पे लगेगा mg, कौन सा फोर्स लगेगा, mg, mg मतलब 100 न्यूटन, ये mg है। दूसरा इधर से लगेगा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल बाय द वॉल, जो दीवार नॉर्मल लगाएगी क्योंकि कॉन्टेक्ट में धक्का मुक्की हो रही है। और इधर से लगेगा नॉर्मल बाय मैन या नॉर्मल बाय मुंडी, एक ही बात है। ये कहां से पास होगा, ये भी सेंटर से, ये कहां से पास होगा, ये भी सेंटर से। ये इसका FBD है, ये इसका FBD है, जिससे अपने को सॉल्व करना है कि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, कई बार मैंने आपको सिखाया ना कि इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसे में क्या होगा ना, आपको कंपोनेंट करने में कई बार दिक्कत आएगी, मैं आपको दोनों में कंपोनेंट करके सिखाऊंगा। कई बार डायग्राम को इजी दिखाने के लिए फोर्सेस जब एक पॉइंट पे लगते हैं ना, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होता है, तो हम ना उसे शिफ्ट कर लेते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्सेस को मैंने सेंटर पे पैरेलली शिफ्ट करके एक ही पॉइंट पे बना दिया। इससे क्या होता है ना, एंगल इजीली दिख जाते हैं। ये एंगल 37 डिग्री है ना, यही आपको यहां भी हो बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना था बेटा, 37 डिग्री। तो इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां बना लो, तो ये एंगल 37 डिग्री, एक ही बात है ना। ये वाला दूसरा जो ब्लू वाला मैंने बनाया है, ये ज्यादा इजी दिखता है, इसीलिए अपन फोर्स ऐसे बना के इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि आदमी के नॉर्मल को अपन यहाँ से आगे शिफ्ट कर लेते हैं। बट आपको ऐसे भी ड्रॉ करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट अपन वैसे ही करेंगे। तो ये तो अपन ने BD बना लिया। अब इक्विलिब्रियम सॉल्व करना आपको आता है, कैसे फोर्सेस के कंपोनेंट करते हैं, कल ही सीखा है। ये कंपोनेंट होगा NM cos 37 और ये कंपोनेंट होगा NM sin 37, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट होगा cos 37 और sin 37। कंपोनेंट किया, इस फोर्स का काम खत्म, इक्वेट कर दो। तो क्या लिखोगे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का sin 37 इज इक्वल टू 100 है ना। sin 37 कितना होता है, 3/5, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय मैन कितना आ गया, 3/5 था ना, तो 500/3 न्यूटन, आंसर ही आ गया, न्यूटन है ये। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय मैन कितना आ गया, 300। अब कोई वॉल का पूछे तो वही बता सकते हैं, पूछा नहीं था लेकिन बता सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन बाय मैन cos 37, कितना था, 500/3 इंटू cos 37 मतलब 4/5, कितना हो गया, 400/3। तो दोनों फोर्स आ गए, आपसे एक पूछा था आपने दोनों बता दिया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में भी अपन ने क्या सीखा, नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आदमी की मुंडी ने जो नॉर्मल लगाया वो भी उसके सेंटर से पास हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो वॉल का नॉर्मल था, वॉल का नॉर्मल तो इस पे लगेगा ही सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो ये दोनों डायग्राम के ना अपनी अपनी खूबी है। इस डायग्राम में फोर्स साफ साफ दिखता है कि फोर्स लग कैसे रहा है, लग कहाँ रहा है, और इस डायरेक्शन में ना कंपोनेंट करके सॉल्व करना आसान होता है।
तो आप चाहो तो ये बना के इसी डायग्राम में इसको आगे शिफ्ट करके ड्रॉ कर सकते हो, वो भी चलेगा। दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, आप इसमें बना के इसी को चाहो तो डॉटेड लाइन से आगे शिफ्ट कर लो, आपकी इच्छा। अरे बात समझ में आ गई? जल्दी लिखो इसको। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर लिया अपन ने स्फेयर वाला एक। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन में और बनाऊंगा बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, पहले केस में एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, ये कॉर्नर है रूम का, जिसमें एक वॉल है और एक फ्लोर है ना। ये वॉल है ऑब्वियस सी बात है, और ये फ्लोर है, और ये एम मास का ब्लॉक है, ये बस रखा हुआ है। और ये भी अपना वही वॉल है और फ्लोर है, बट इसको इधर से F4 से धक्का दे रहे हैं, है ना। तो तुम भी क्या याद रखोगे, एक डायग्राम और बना लेते हैं। इसको इधर से भी धक्का दे रहे हैं F4 से, और इसको ऊपर से भी धक्का दे रहे हैं। तीनों केस में मुझे FBD ड्रॉ करना है ब्लॉक का, और दोनों सरफेसेस का नॉर्मल बताना है। दो सरफेस है, फ्लोर वाली सरफेस, एक वॉल वाली सरफेस, मुझे दोनों सरफेसेस का नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं तीनों केसेस में ब्लॉक का FBD बना रहा हूँ। पहले केस में भी ब्लॉक बना दिया, दूसरे केस में भी ब्लॉक बना लिया, तीसरे केस में भी ब्लॉक बना लिया। एक बात तो फिक्स है कि सब पे mg लगेगा। भगवान अपनी जो धरती में आता है वो हर किसी पे mg लगाएंगे, आशीर्वाद है उनका ये, है ना। नॉर्मल ऑफ द वॉल ड्रॉ करना है मुझे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे तो पता है कि धक्का देने वाला फोर्स है तो लगेगा तो इस तरफ ही लगेगा, और नॉर्मल ऑफ द फ्लोर भी लगेगा तो इस तरफ ही लगेगा। इसमें भी नॉर्मल ऑफ द वॉल इस तरफ लगेगा और नॉर्मल ऑफ द फ्लोर इस तरफ लगेगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। इसमें इधर से एफ भी आ रहा है, और इधर भी, इधर से एफ आ रहा है, इधर से एफ आ रहा है। ये नॉर्मल बाय द वॉल होगा और ये नॉर्मल बाय द फ्लोर होगा, है ना। अच्छा, ये तो सब लोग मानते हैं ना कि तीनों केसेस में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि वॉल जो ब्लॉक जो है वो दीवार तोड़ के अंदर घुस जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, मतलब सामान्य आदमी धक्का दे रहा है, कोई पहलवान धक्का नहीं दे रहा कि ब्लॉक उधर टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ब्लॉक वही कोने में रखा रहेगा। तो हर केस में ब्लॉक का आइसोलेशन 0 है, या मतलब हर केस में मैं कहूँ तो इक्विलिब्रियम में। तो ध्यान से देखिए, इक्विलिब्रियम में ऑब्वियस सी बात है हर केस में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम अगर है तो यहाँ पे नॉर्मल बाय द फ्लोर mg के इक्वल होगा, मतलब वर्टिकल में नेट फोर्स 0, वर्टिकल में नेट फोर्स 0, मतलब नॉर्मल बाय द फ्लोर जो होगा वो mg के इक्वल होगा, और नॉर्मल बाय द वॉल जो होगा वो 0 होगा। हॉरिजॉन्टल में फोर्स एक ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में कौन सा, वॉल का नॉर्मल, और वो 0 होगा। क्या वॉल के साथ कांटेक्ट है? हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या वॉल के साथ कोई धक्का मुक्की हो रही है? आंसर है नहीं, वॉल के साथ धक्का मुक्की नहीं हो रही है पहले केस में। क्या ब्लॉक की टेंडेंसी ब्लॉक वॉल के अंदर जाने की है? नहीं। तो क्या वॉल के साथ धक्का मुक्की हो रही है? नहीं। तो क्या वॉल नॉर्मल लगाएगी? नहीं। तो ये वो एग्जांपल है जहां कांटेक्ट तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है। नीचे ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है क्योंकि mg उसको खींच रहा है, तो सरफेस उसे रोक रहा है एफ लगा के। यहाँ पे देखो, तो नॉर्मल बाय द फ्लोर mg, और यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जाने की टेंडेंसी है क्योंकि मैंने उसे धक्का दिया, तो नॉर्मल बाय द वॉल इज इक्वल टू एफ। क्योंकि एसिलेशन कितना होना चाहिए? 0। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स अलग बैलेंस है, वर्टिकल में फोर्स अलग बैलेंस है। तीसरे केस में अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखूं तो हॉरिजॉन्टल में वॉल का नॉर्मल इक्वल टू एफ, और अगर मैं वर्टिकल में इक्वेशन लिखूं तो वर्टिकल में नीचे की तरफ दो फोर्स धक्का दे रहा है, एक mg और एक f, और ऊपर की तरफ उसको एक फोर्स ने रोक रखा है। तो नॉर्मल बाय द फ्लोर की वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे की तरफ का फोर्स इक्वल टू ऊपर की तरफ का फोर्स, mg प्लस f। क्या आ जाएगा? mg प्लस f।
नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल हो जरूरी नहीं होता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे वहां पे नीचे इक्विलिब्रियम होना चाहिए, नीचे की तरफ दो फोर्स थे mg और f फोर्स जिससे मैंने धक्का दिया, ऊपर की तरफ एक फोर्स था, कौन सा, फ्लोर का नॉर्मल, बैलेंस्ड है मतलब फ्लोर का नॉर्मल mg और f के इक्वल होगा, है ना। तो फर्स्ट केस में ये सिखाया मैंने आपको कि जरूरी नहीं है कि हर कांटेक्ट पे नॉर्मल हो। कांटेक्ट पे नॉर्मल कब होता है, जब उस कांटेक्ट पे धक्का मुक्की होती है। क्या पहले केस में वॉल के अंदर ब्लॉक के जाने की टेंडेंसी थी, आंसर है नहीं। क्या दूसरे केस में ब्लॉक के वॉल के अंदर जाने की टेंडेंसी थी, आंसर है हाँ, तो इसलिए वहां नॉर्मल लगा। तीसरे में भी थी इसलिए हाँ नॉर्मल लगा। जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा स्फेयर है, इसको ऐसा अटका के रखा है, एक इंक्लाइन प्लेन और एक दीवार के बीच में, इसको ऐसा अटका के रखा है, एक दीवार है और एक इंक्लाइन प्लेन, उसके बीच में हमने इसको ऐसा ट्रैक कर रखा है। इसको थोड़ा सा बेटर बना दे, ये क्या है, ठीक है अभी सही हो जाएगा। ऐसी दो सरफेस है, इस दोनों के बीच में हमने इसको ऐसे अटका दिया। ये एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इंक्लाइन प्लेन का एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है ना, एक वर्टिकल वॉल है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, और ये स्फेयर जो है ना वो 10 kg का है, 10 kg का स्फेयर है, ऐसा इसको इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम। तो आपसे पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइन प्लेन, वॉल और इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका एबीडी बनाएंगे, है ना, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसका एबीडी, अच्छा एक वाला, पहले वाला एबीडी तो मैं यही बना देता हूँ, देखना कि इस पे वॉल का नॉर्मल इस तरफ लगेगा, है ना, सेंटर यहाँ है, और इस पे इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल इस तरफ लगेगा स्फेयर पे, दिस इज नॉर्मल बाय द इंक्लाइन, है ना, एक तो मैंने यही बना दिया। ठीक, अब आप कई बार चाहोगे कि इसको शिफ्ट कर लें, तो शिफ्ट करते टाइम कई बार आपको कुछ एंगल्स काम आएंगे, आप इसको शिफ्ट करके अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, और इस पे इधर की तरफ एक फोर्स आएगा mg, 100 न्यूटन। अगर आप चाहते हो इसको शिफ्ट करके बनाए तो आप इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लेना। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कई बार इंक्लाइन प्लेन के एबिलिटी में दिक्कत आती है, इसलिए मैं ऐसे सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है। डॉटेड लाइन बना लेना, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन भी बना लेना, ठीक है। ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये जो नॉर्मल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री पे होगा, तो ये इसी तरफ तो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री, है ना, ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है। वो देखो डॉटेड लाइन बनाने से क्या फायदा हुआ नॉर्मल का, कि आपको पूरी लाइन दिख गई, हॉरिजॉन्टल लाइन और डॉटेड लाइन बनाने से पूरी लाइन दिख गई। अब आप नीचे अगर इसका बीडी बनाओ सिंपल वाला, जिसमें आपको फोर्सेस के कंपोनेंट करने दिखते हैं, तो आप यहाँ बनाओगे नॉर्मल ऑफ द वॉल, इधर बनाओगे आप अपना 100 न्यूटन, और ये आपकी वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इसके साथ ये नॉर्मल इधर आएगा, दिस इज नॉर्मल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, कितने एंगल पे, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री पे। कैसे डिसाइड किया कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स था यहाँ, यही लगेगा ऐसे ही,
इसका वेक्टर ये 60 डिग्री पे होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो इसकी पूरी लाइन ही हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे होगी। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बाय ज्योमेट्री कैसे करते हैं, आगे आपको ही करना, दिमाग लगा के। आप यही कंपोनेंट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं वन ऑफ द मेथड्स बता रहा हूँ, आप इसको कैसे भी शिफ्ट करके बना सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये एंगल कितना आ गया अपना 60। कोई वर्टिकल से लिखना चाहे तो वर्टिकल से भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप जानते हो इसके कंपोनेंट किए जाते हैं। तो ये कंपोनेंट आएगा नॉर्मल के इंक्लाइन का cos 60 मतलब बाई 2, और ये आएगा √3/2। इक्वेट कर दो, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, तो क्या लिखोगे ni√3/2 वर्टिकल में इक्वल टू 100। तो इंक्लाइन का नॉर्मल कितना आ गया 200/√3। ये इंक्लाइन का नॉर्मल आ गया, वॉल का नॉर्मल, तो नॉर्मल ऑफ वॉल इज इक्वल टू ni/2 मतलब 100/√3। ये दोनों नॉर्मल आ गए। तो इंक्लाइन प्लेन के साथ अगर हो तो भी अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बट फोर्स का वेक्टर सही सही ड्रॉ करो। ये जो पहला डायग्राम बनाते हैं जिसमें फोर्स को उसी पॉइंट पे लगाते हैं जहां वो फोर्स लग रहा होता है, इसमें फोर्स साफ साफ दिखता है, फील आती है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहीं से कंपोनेंट करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल का इधर कंपोनेंट करना है, इधर कंपोनेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तब भी इस नॉर्मल का जो नॉर्मल ड्रॉ किया है इसका ये लिखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये लिखना वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इसने बैलेंस किया, वर्टिकल कंपोनेंट को इसने किया। या आपको ऐसे देख के अच्छा लगता हो ऐसे, जो तुम्हें आसान लगता हो वैसे करना, बट सही सही करना डायग्राम। लिखो जल्दी, कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जिसने ना लिखा हो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, कोई गलती से भी ना ऐसा स्केल और कंपास से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही बनाओ डायग्राम। ये नहीं कि स्केल से लाइनें खींचोगे तो फिर लाइनें खींचते रह जाओगे, हाथ से बनाना है कॉपी पे, है ना। चलो मैं चेंज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, दो इंक्लाइन प्लेन, तुम भी क्या याद रखो। बिल्कुल मत डरना, तुम तो मैं हूं, बिल्कुल मत डरना। दो इंक्लाइन प्लेन है, एक मिनट, तो थोड़ा सा तो अच्छा बनना चाहिए ना, टेंजेंट तो दिखे। ये बनाना, और ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एंगल कोस θ1 है और ये एंगल कोस θ2 है ना, और इसका मास m है। एंगल लिख दूं क्या, वैल्यू दे लूं, ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री है ना, और मास इक्वल टू 10 kg। तो इसको सरफेस 1 कह रहा हूं, इसको सरफेस 2 कह रहा हूं। फाइंड n1 एंड n2। n1 मतलब सरफेस 1 कितना नॉर्मल लगाएगी, n2 मतलब सरफेस 2 कितना नॉर्मल लगाएगी। तो पहले तो अपन यही चित्र बना लेते हैं, देखो ध्यान से, ये इसका सेंटर रहा, तो एक नॉर्मल तो इस तरफ लगेगा, दिस इज n2, और एक नॉर्मल इस तरफ लगेगा, दिस इज n1, है ना, और mg तो नीचे लगेगा 100। अब आपको फिर मैंने कहा था कि आपको अगर ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मल को शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर लो, ये लाइन बना लो ताकि एंगल आपको साफ साफ दिखे, पूरी लाइन, और ये भी पूरी लाइन बना लो। अच्छा, जीवन में क्या होता था ना कि मुझे भी इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो ये एंगल 37 हो जाएगा और ये एंगल 53 हो जाएगा। तो ये ट्रिक ना तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, ये मैंने बनाई है, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे इंक्लाइन प्लेन पे ना कंपोनेंट करने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैंने वो लाइन बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो देखो ध्यान से, ये लाइन और ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये n2 जो है वो 37 डिग्री पे है, ये अपना n2 है। एक बार लाइनें बन जाती है फिर सब सही दिखता है।
N2 जो है ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे है, और ये जो N1 ये 53, N1 जो है इधर हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन से 53 डिग्री पे है। तो ये जो N1 है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से 53 डिग्री, ये बन गया अपने, है ना। अच्छा सोच के देखो, इसको लेबनिज थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है, कंपोनेंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं और लेबनिज थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट से सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा, N1 cos 53, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर रहा हूं सीधा, N1 cos 53 इज इक्वल टू N2 cos 37, दोनों के cos कंपोनेंट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, दिस इज इन हॉरिजॉन्टल, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। N1 cos 53 मतलब 3/5 इक्वल टू N2 cos 37 मतलब 4/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आता है 3N1 इज इक्वल टू 4N2, पहली इक्वेशन। और वर्टिकल में क्या लिखेंगे, तो वर्टिकल में दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब N2 sin 37 प्लस N1 sin 53 इज इक्वल टू 100। sin 37 3/5 होता है, तो 3N2/5 प्लस sin 53 4/5 होता है, तो 4N1/5 इज इक्वल टू 100। यहाँ से पता चला अपने पास 4N1 प्लस 3N2 ये 500 है, किसी की वैल्यू उठा के रख दो, है ना। ये दो इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लोगे खुद से, N1 N2 की दो इक्वेशन है, N1 उठा के यहाँ रख देना, सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो लिखो जल्दी। सॉल्व तुम्हें खुद करना है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन करके, और तुम्हें खुद ही करना है। N1 की जगह 4N2/3, तो 16/3 हो गया ना ये, तो 16/3 + 3 तो 25 हो गया ये, 25N2/3 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन, और N1 आ जाएगा 60 × 4/3 80 न्यूटन। लेबनिज थ्योरम से ज्यादा आसानी से हो जाता है ये इस पार्टिकुलर केस में। इसको लेबनिज थ्योरम से सॉल्व करना, देखना तुरंत हो जाएगा। सामने वाले एंगल मुझे पता है, ये 90 + 37, ये 90 प्लस, देखो लेबनिज थ्योरम से कर रहा हूँ मैं तब तक कोने में, तुम तो नोट करो, सॉल्व तो तुम्हें करना मैं कल सिखा चुका हूँ ये सब, बस मैंने वहां नॉर्मल ना लिख के 3 फोर्सेस बनाए थे, तुम्हें सॉल्व करना तो मैं सिखा चुका हूँ। N1 अपॉन sin 90 + 37 इक्वल टू N2 अपॉन sin 90 + 53 इज इक्वल टू 100 अपॉन sin 90, ये सीधा आ जाएगा, sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, तो इससे सीधा आपको N1 N2 मिल जाएगा। तो कई बार 3 फोर्सेस वाले में लेबनिज थ्योरम से करना कई बार इजी रहता है इक्विलिब्रियम के केस में। अपने को कंपोनेंट करना भी आना चाहिए, अपने को लेबनिज थ्योरम भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं, तो लिख लो फटाफट और फिनिश करते हैं।